सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। ककरवत्ता उत्तरी में आरपीएफ द्वारा लाठीचार्ज करने के मामले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। लीलाधर की सजी भव्य झांकी, भक्तों ने निकाली खाटू श्याम ध्वजा शोभा यात्रा। और साहित्य संसार के सबसे बड़े आयोजन का बनारस बनेगा गवाह। 7 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित हो रही है बनारस फेस्ट। और अब समाचार विस्तार से। तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत पंच परमेश्वर विद्यापीठ और विश्व युवक केंद्र द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत पंच परमेश्वर विद्यापीठ और विश्व युवक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का शुभारंभ आचार्य नरेंद्र देव सभागार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किया गया। प्रशिक्षण के निदेशक और तीसरी सरकार अभियान व पंच परमेश्वर विद्यापीठ के संस्थापक चंद्रशेखर प्राण ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी सरकार अभियान के द्वारा विभिन्न संस्थाओं विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण नेतृत्व विकास के लिए जमीनी स्तर पर प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि तीसरी पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास में मुख्य बाधक है। विश्व युवक केंद्र के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजीत राय ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूनम मौर्य, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी, ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों को मिलाकर काम करते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व का विकास होगा और गांव आगे बढ़ेंगे। DGNIRD हैदराबाद के प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर लाखन सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के द्वारा भी इसके लिए 6 माह और 3 माह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जो भी चाहे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गीता जी व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय सेवापुरी के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण के संचालन की व्यवस्था में विनोद कुमार, डॉक्टर प्रशांत कुमार, मीडिया प्रभारी तीसरी सरकार अभियान मुकुंद वल्लभ शर्मा मेरठ, उत्तर प्रदेश के संयोजक प्रमोद चौधरी, सुभाष उपाध्याय मुजफ्फरनगर, श्रीमती मंजू शर्मा, मोहम्मद शरीफ अहमद मुरादाबाद एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का योगदान सराहनीय रहा। ये तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत हो रहा है। तीसरी सरकार अभियान पंचायतों के संस्थागत विकास का और नगर पालिकाओं के भी सशक्तिकरण के लिए एक लोक अभियान है, जो पिछले 14 साल करीब 11 साल से चल रहा है। इसमें ग्रामीण स्तर पर विशेषकर पंचायतों को केंद्र में रखकर और ग्रामीण जीवन में जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रख करके लीडरशिप डेवलपमेंट का, नेतृत्व विकास का इस समय एक कार्यशाला इसके पहले हुई थी। अब उसी के लिए प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं और उसके पीछे का एक लक्ष्य और भी है कि 2026 में फिर से पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है। कुल उत्तर प्रदेश में 9 लाख पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं हर 5 साल पर 9 लाख पंचायत प्रतिनिधि, जिसमें 7.5 लाख वार्ड मेंबर्स होते हैं। मतलब जो वार्ड बनते हैं उन वार्ड से जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लगभग क्या 7,49,000 समथिंग है, लगभग 7.5 लाख है। उनकी स्थिति बड़ी कमज़ोर है। तो ये हो रहा है कि हम क्या कुछ एरियाज में प्रयोग के तौर पर या एक मूवमेंट के रूप में नए नेतृत्व तैयार किए जाएं, जो आकर के उन जिम्मेदारियों को ले जिसके आधार पर ये गांव की सरकार को ज़्यादा गतिशील बनाया जा सके। ककरवत्ता उत्तरी में गांव में घुसकर महिलाओं पर पुलिस और आरपीएफ द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसजनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वार्षिक रेलवे पुलिस द्वारा ककरवत्ता उत्तरी में गांव में घुसकर महिलाओं पर लाठीचार्ज करने व पुलिस आरपीएफ द्वारा महिलाओं से अभद्रता करने की कार्रवाई व जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया गया। कुछ दिन पूर्व बीएलडब्ल्यू ककरवत्ता के पास रह रहे कुछ ग्रामीण और बीएलडब्ल्यू प्रशासन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें रेलवे पुलिस व स्थानीय नागरिकों के साथ जमकर झगड़ा हुआ था और कई लोगों के ऊपर हमला भी हुआ था। मुकदमा उसी सब मामले को लेकर
हुआ है। कांग्रेस के लोग साथ स्थानीय नागरिक पहुंचे थे पुलिस कमिश्नर कार्यालय और उन्होंने वहां पे शिकायत किया। बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार को संपन्न हुआ। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। उन्होंने अपने संबोधन में दूरस्थ शिक्षा की महत्ता को रेखांकित करते हुए मानव जीवन में शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। इस अवसर पर इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने अपनी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए इग्नू की भूमिका पर प्रकाश डाला और दूरस्थ शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य को रेखांकित किया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा यह समारोह काशिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संगोष्ठी संकुल विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यकाम कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी क्षेत्रीय निदेशक इग्नू द्वारा मां सरस्वती मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। अपने उद्बोधन में सत्यकाम जी ने कहा कि दूरस्थ शिक्षण पद्धति से देश के कोने कोने तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने में इग्नू ने अहम भूमिका निभाई है। इग्नू ने विगत वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र के कई लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरुआत कर देश के लोगों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को अत्यंत सुगम कर दिया है। अन्य कार्यक्रमों को भी NEP 2020 के अनुरूप इग्नू द्वारा पूर्णतः पुनरीक्षित कर लिया गया है। 2030 तक 50% का उच्च शिक्षा का सकल पंजीकरण अनुपात प्राप्त करने की कल्पना भी इग्नू के बिना अधूरी है। अपने व्यापक नेटवर्क एवं सूचना तकनीकी का प्रयोग कर हर विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित कर ज्ञानवान समाज के निर्माण की जिम्मेदारी को इग्नू ने बखूबी निभाया है। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से कुल 3823 छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिसमें 8 जेल कैदियों की भी उपाधि शामिल है, जिसमें 2113 परास्नातक, 1236 स्नातक, 352 डिप्लोमा और 123 सर्टिफिकेट के छात्र 38वें दीक्षांत के लिए योग्य हैं। इस बार के दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की छात्रा आशना नाथुर को BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जो इग्नू के जुलाई सत्र 2021 में इग्नू अध्ययन केंद्र हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदागिन वाराणसी पर नामांकित है और जून 2024 में BHU वाराणसी परीक्षा केंद्र की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने कार्यक्रम को समय से पूर्ण किया है, जो क्षेत्रीय केंद्र के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के सभी कर्मचारियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के अकादमिक एवं छात्रों सहित लगभग 300 लोगों ने प्रतिभाग किया। इग्नू में गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में BA ऑनर्स। इसके अलावा और कहाँ स्टडी चल रही है, कहाँ प्रैक्टिस चल रही है? इसके अलावा घर पे सेल्फ स्टडी इसके लिए भी किया और आगे भी फ्यूचर एंडेवर भी उसी से होगा। सेल्फ स्टडी से अभी घर पे ही कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या मतलब क्या अचीव करना चाहिए, क्या आगे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करेंगे। तो हमारे यहाँ 80 साल 85 साल तक के भी विद्यार्थी रहे हैं, जिनको मैंने देखा है अपनी कम उम्र में भी। तो इस प्रकार से इग्नू घर बैठे पहुंची शिक्षा आपके द्वार पढ़े लिखे और बने खुशहाल। ऐसी स्थितियों में कि शिक्षा जो है खुद आपके डोर तक जाती है, जो इग्नू खुद आपके डोर तक जाता है। जहाँ न पहुँचे जुगनू वहाँ पहुँचे इग्नू। इस कहावत को अगर आप मानते हैं तो आप मान लीजिए कि इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय है और जन जन तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाता है। और जो विद्यार्थी गरीब तबके के हैं, वंचित हैं और ये कह लीजिए कि उनको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नौकरी पेशे में हैं, वो जो है जा नहीं सकते, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है इग्नू जो है पूरी तरह से रेगुलर मोड में नहीं है। अगर उनको क्लास करना है तो आ सकते हैं, वो भी काउंसलिंग क्लासेस। आपकी डाउट्स जो है उसको क्लियर करना है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस वाले रेगुलर क्लासेस नहीं। 7, 8 एवं 9 मार्च को स्वतंत्रता भवन BHU में कार्डियोपकान 2025 का आयोजन हो रहा है। कार्डियोपकान सोसाइटी के तत्वावधान में हार्ट, शुगर व गुर्दा रोग पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कार्डियोपकान 2025 का आयोजन 7, 8 एवं 9 मार्च 2025 को BHU स्थित स्वतंत्रता भवन में किया गया है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो हृदय, गुर्दा और शुगर रोग के इलाज पर वैश्विक स्तर पर होने वाले आधुनिक शोध व नई पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी 5 मार्च को दुर्गाकुंड कबीरनगर क्षेत्र में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कार्डियोपकान सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी मिश्रा व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने संयुक्त रूप से दी।
उन्होंने बताया कि कार्डियोकॉन 2025 एक तरह का समुद्र मंथन है जिसमें डायबिटीज जैसी बीमारी होने के बाद उसका हृदय, गुर्दा और आंख पर क्या असर पड़ता है और कैसे इसका आधुनिक व उन्नत पद्धति से उपचार हो सकता, इस पर विशेषज्ञों के विचार आएंगे। इसी आधुनिक व उन्नत पद्धति को अमल में लाते हुए देश के कोने कोने से डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ अपने मरीजों का इलाज करेंगे। कार्डियोकॉन सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने यह भी बताया कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के उपलक्ष्य में 11 दिव्यांग महिलाओं को 11 सामान्य महिलाओं को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सलाहकार डॉक्टर उत्तम ओझा, डॉक्टर नुपुर ओझा एवं शारण्या ओझा उपस्थित रही। को भी किसी को कभी डायबिटीज हो गया या कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो पता चलता है आने वाले समय में उसको फिर से किसी को डायबिटीज है तो हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट अटैक है तो डायबिटीज हो जाता है और अल्टीमेटली कई बार गुर्दा भी खराब होता है। तो ये तीनों चीजें आपस में मिली है तो हम इसको अलग अलग रख के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये जोड़ के तीनों चीजों को जोड़ते हुए जो सोसाइटी हमने बनाई थी 2011 में सोसाइटी बनाई थी, आज से 14 साल पहले, जिस समय पूरे विश्व में शायद एक आध सोसाइटी रही हो तो पूरे विश्व की हमारी शायद दूसरी या तीसरी नंबर की सोसाइटी थी। भारतवर्ष में तो अभी भी कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो शुगर, हार्ट और गुर्दे को लेके हो और यही सेम चीज लेके हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। यही सेम थीम लेके हम लोग एक प्रोग्राम जो करते हैं बराबर जनरल जनता में करते हैं जिसका नाम है मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियो डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम। हार्ट, गुर्दा, शुगर को मिटाने वाला एक पानी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बायो एनर्जी के साथ में होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा पानी होगा जिसमें गट माइक्रोबायोटा को अच्छा बनाने की क्षमता होगी। इसके अलावा एक नॉन कार्बोनेटेड लो कैलोरी ड्रिंक भी हम लोग लॉन्च करेंगे। एक ऐसी मिठाई के बारे में हम लोग बात करेंगे जो डायबिटीज कंट्रोल करे। इसमें शुगर फ्री नहीं है क्योंकि शुगर फ्री हानिकारक हो सकता है। नेचुरल तरीके से बनाई गई ऐसी मिठाई जो इसको कर सके। प्लस एक ऐसे जूते के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जो चलने पर आपके मोबाइल को चार्ज करता है, साथ में आपके स्टेप काउंट को भी गिनता है। और हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि इस तरीके की चीजें को इनकम टैक्स से जोड़ें ताकि नागरिक प्रोत्साहित होकर ज्यादा से ज्यादा टहलने का काम कर पाए और उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिले और हमारा देश स्वस्थ, सशक्त और मधुमेह और हृदयाघात मुक्त भारत हो। दबंगों द्वारा अपने बेटे की पिटाई के मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने के चलते एक महिला ने रामनगर थाने के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। रामनगर थाने के मुख्य द्वार पर मंगलवार को दोपहर में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। उसने थाने की एक महिला दरोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। थाने के पीछे पटहारी टोला मोहल्ला निवासी रेखा प्रजापति नामक महिला का आरोप था कि उसके पुत्र को सब्जी मंडी के कुछ दबंग सब्जी विक्रेताओं ने मारपीट कर घायल कर दिया। जब वह थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंची तो न तो उसका मुकदमा दर्ज किया गया, न ही उसके पुत्र का मेडिकल कराया गया। ऊपर से उसके विरुद्ध ही पुलिस ने आरोपियों के कहने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उसने बताया कि 2022 में इन्हीं दबंगों की पिटाई से उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। उसका मुकदमा अभी न्यायालय में चल रहा है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया जबकि दूसरे को उसने जेल नहीं भेजा। उसके बारे में जब वो थाने में पूछने के लिए गई तो पुलिस ने उन्हें, उसके पुत्र और उसको थाने में बिठा दिया। वो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो जानना चाह रही थी कि उसके पति की मौत में शामिल जो दूसरा आरोपी है उसको पुलिस जेल क्यों नहीं भेज रही है। तो वही दूसरी ओर उसके पुत्र को पीटने वाले भी खुलेआम घूम रहे हैं। वह मुकदमा दर्ज कराने के लिए गई तो उसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया। उल्टे उसके ही विरुद्ध आरोपियों के कहने पर उसने मुकदमा दर्ज कर दिया। महिला पुलिस पर इन आरोपों को लगाते हुए जमकर हंगामा कर रही थी। वह थाने के पुलिस कर्मियों से न्याय की मांग कर रही थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। लड़के का सब्जी मंडी में सब इस दिन मारे थे, 4-5 मिला। हम इस थाने पर आए मेडिकल के लिए, बोले मेडिकल मैडम नहीं कराई, बोले मुकदमा लिखने के लिए नहीं लिखे। आज वो सुनकर आकर मुकदमा मेरे नाम से इसी थाने से लिखवाया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारा इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या चाहती हैं आप अभी? हम इंसाफ थाने द्वारा चाह रहे हैं, वो सबको गिरफ्तार चाह रहे हैं हम। क्योंकि क्या गरीबों का नहीं सुनवाई है? मेरे 2 लड़के हैं, क्या गरीबों का सुनवाई नहीं है? अमीरों का सुनवाई है। थाना अमीर के लिए बना है, गरीब के लिए। आपका नाम क्या है? रेखा प्रजापति। रमजान, होली और ईद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए रामनगर में शांति कमेटी की बैठक हुई। रामनगर में रमजान, होली और ईद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शांति कमेटी की बैठक की गई। इस शांति कमेटी की बैठक में सभी संप्रदाय के संबंधित नागरिक रामनगर थाने में उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए
राजू सिंह ने बताया कि इस बार रमजान माह और होली साथ साथ पड़ चुकी है। होली शुक्रवार को आयोजित की जा रही है। ऐसे में हिंदू भाइयों से अपील है कि वह दूसरे संप्रदाय की भावनाओं का कद्र करते हुए होली सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और किसी को जबरदस्ती रंग न डालें। बैठक में संतोष द्विवेदी, सरदार कुलदीप सिंह, शमशाद खान, डॉक्टर शौकत अली, इमाम राजा, शमीम अख्तर, नंदलाल चौहान, मौजा, साजिद अली ताऊ, महताब, सुजान, रामनगरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये जो रमजान का पवित्र माह चल रहा है और आने वाली होली त्यौहार है, इसी के दृष्टिगत रखते हुए रामनगर के सभी संभ्रांत लोगों को आज जो है पीस कमेटी की मीटिंग के रूप में बुलाया गया है और सभी लोगों से जो है इस त्यौहार के लेकर अगर कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, इस संबंध में सबसे जानकारी की जा रही है। उस हिसाब से सभी ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई समस्या नहीं प्रकाश में आया है। सभी लोगों ने बताया कि पूर्व में यहाँ बहुत सद्भावपूर्वक होली का और रमजान का, ईद का त्यौहार आपसी सौहार्द से मनाया जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क दृष्टि रखें। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन महाश्मशान घाट पर मसान की चिता भस्म की होली के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। रंगभरी एकादशी के अगले दिन काशी के महाश्मशान घाट पर मसान की चिता भस्म होली खेली जाएगी। इस बार महाकुंभ में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में नागा साधु प्रयागराज से होकर काशी पहुंचे हैं, जो इस बार बाबा मसान की होली में शामिल होकर आहुति देंगे। यह मसाने की होली नागा साधुओं, अघोरी, किन्नर समुदाय एवं साधु संतों की है। इसमें आम लोगों को दूर रहने की भी अपील की गई है। यह जानकारी मणिकर्णिका घाट पर प्रेस वार्ता करके दी गई। आगे कहा गया कि सोशल मीडिया के बहकावे में आकर नई पीढ़ी एवं काशीवासियों को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मसान की होली उनके लिए नहीं है, इसे साधु संतों, अघोरियों के लिए ही छोड़ दे। यह बातें श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की उदयपुर शाखा के प्रभारी संत दिगंबर खुशहाल भारती ने कही। वह बुधवार को मणिकर्णिका घाट स्थित अपने कैंप में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नागा संत दिगंबर खुशहाल भारती ने कहा कि काशी की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को उनके मूल स्वरूप में ही आगे बढ़ाते रहना आवश्यक है। काशी एकमात्र ऐसी नगरी है जहां बाबा विश्वनाथ अपने गृहस्थ और आदि योगी दोनों ही स्वरूपों में विराजमान है। इस अद्वितीय नगरी की शास्त्रीय लोक परंपराएं भी अद्वितीय हैं। महाकुंभ के उपलक्ष्य में नागा साधु जो लोग इकट्ठा हैं, तो हमारे संग करीब हजारों की संख्या में नागा साधु मिल करके बाबा को चिता भस्म अर्पण करेंगे और आम जनता से हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पे आए और दूर से दर्शन करें, ना कि उजड्डई करें। नशे प्रभाव में आकर के यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे आकर के गलत प्रभाव करते हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा काम ना करें, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को इसका दोष भुगतना पड़ेगा। हम जो करते हैं उसका पेड़ हमारे बच्चों को फल खाने को मिलता है, तो आपसे निवेदन है कि ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ मर्यादाओं को भंग करना पड़े। और हमारी इस होली में भव्य स्वरूप देने के लिए काशी के जगत गुरु
श्री सतुआ बाबा संतोष दास जी भी हमारे संग उपस्थित रहेंगे। 7 मार्च से 9 मार्च तक बनारस लिट फेस्ट व काशी साहित्य कला उत्सव के 30वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य कला संस्कृति संसार के सबसे प्रतिष्ठित संवाद धर्मी आयोजन बनारस लिट फेस्ट व काशी साहित्य कला उत्सव में देश विदेश की ख्यात हस्तियों का जमावड़ा होने जा रहा है। 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक अपने 30वें संस्करण के रूप में होटल ताज नदेसर पैलेस में आयोजित होने जा रहे उत्सव में विविध विधाओं और विषयों के प्रमुख हस्तियों का जुटान होना है। बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला आयोजन समिति के बनारस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक मधोक ने बताया कि 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से उद्घाटन समारोह होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य व विशिष्ट अतिथि असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य एवं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश होंगे। उन्होंने कहा कि काशी की अपनी सनातन संस्कृति को समर्पित यह आयोजन यहाँ के संतों मनीषियों के मूल्यों से प्रकाशित है, इसलिए बहुत कम समय में ही यह आयोजन देश विदेश के दिग्गज साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों में लोकप्रिय व प्रतिष्ठित हो गया है। आयोजन समिति सचिव ब्रिजेश सिंह ने कहा कि यह बनारस के हर व्यक्ति का अपना आयोजन है, सही मायने में बनारस ही इसका आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक समावेशी संवाद धर्मी मंच ये है जो काशी की पुरातन एवं चिरंतन साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं का ही हिस्सा है और उसका विकास विस्तार है। इस महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण इस वर्ष का पुस्तक पुरस्कार है, जिसमें ख्यात लेखक सम्मानित होंगे। बताया गया कि इस वर्ष के आयोजन में 500 से अधिक दिग्गज वक्ता, लेखक, बुद्धिजीवी, समालोचक, प्रकाशक, सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी विजेता, नीति निर्माता, राजनयिक, अध्येता, राजनीतिक, समाज वैज्ञानिक, समाजसेवी आदि शामिल हैं। बनारस के नागरिकों के द्वारा मिलजुल के किया गया ये प्रयास आपका प्रयास है, बनारस की शान है। बाहर से आने वाले लगभग 100 पैनलिस्ट हैं, 100 स्पीकर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको सुने हम और इस महाकुंभ में भाग लें। मैं काशी के समस्त नागरिकों को आमंत्रित करता हूँ 7, 8 और 9 मार्च को ताज होटल नदेसर में प्रवेश निःशुल्क है। आप अपना आधार कार्ड और अपना फ़ोन नंबर नोट करा के गेट पर प्रवेश ले सकते हैं। मीडिया बंधुओं के लिए प्रवेश उनका कार्ड के हिसाब से होगा। आप सब लोग आएँ और आने वाले लोगों से इंटरैक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे इंटरव्यू लें। मुख्य अतिथि इसमें कौन करेगा? मुख्य अतिथि में गवर्नर साहब आ रहे हैं, लक्ष्मणाचार्य जी, जो हमारे काशी के ही हैं, और राज्यसभा के उपसभापति जी आ रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। करीब साहित्य संगीत से जुड़े हुए 100 पर्सनालिटीज़ हैं। 700 से अधिक लोग आ रहे हैं। हॉलीवुड की स्टीफन वो हैं, हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से वो आ रही हैं। विदेशों से बड़े चित्रकार आ रहे हैं। कपिला सिद्धार्थ लेखक आ रहे हैं। संस्कृत के भी विद्वान हैं। दादा कमल त्रिपाठी जी जो आपको उज्जैन से आ रहे हैं। बनारस के संस्कृत के बड़े विद्वान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी कुछ आने का प्रधानमंत्री जी का संदेश आया है, वो कुछ व्यस्तता कारण नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका शुभकामना संदेश हम लोग के साथ। उनके अलावा कोई दूसरा और मंत्री है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो संस्कृति मंत्री हैं, उनके आने की संभावना है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है। जो परिवहन मंत्री हैं, उनके आने की संभावना है। ये कार्यक्रम कहाँ होगा, कितनी भीड़ होंगी इसकी? देखिए, इस कार्यक्रम में तीनों दिन मिला करके हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 1 लाख से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी और मीडिया और अन्य माध्यमों से कम 5 करोड़ से अधिक लोग। फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई। श्री श्याम मंडल की ओर से फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई और मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण हुआ। रात भर भजन चालो रे खाटू धाम चाला कीर्तन की है। रात बाबा थाने आनो पड़सी कीर्तन मंत्री श्याम सुंदर गाडोदिया, राजेश तुलसियान, संदीप शर्मा, कानू संजय शर्मा, सुशील गाडोदिया ने भजन गाए और संस्था के मंत्री अजय खेमका ने निशान पूजन किया। प्रभु की आरती संजय पुजारी ने उतारी। दोपहर में संस्था के श्री श्याम मंडल ट्रस्ट के मंत्री राजेश तुलसियान व श्री श्याम मंडल के मंत्री अजय खेमका, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने भक्तों को निशान देकर यात्रा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संदीप दुबे, संदीप शर्मा, कानू के संयोजन में श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गिरिजाघर, गोदोलिया, बांसफाटक चौक, गोलानाला, मैदागिन, कबीरचौरा, लौराबीर, मलदैया होते हुए शाम को कैंटी स्टेशन पहुंची। यात्रा में बैंड बाजों पर श्याम नाम धुन बज रही थी। भक्तों द्वारा भजन
हो जाओ तैयार खाटू जाने के लिए, शीश के दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए, चलो श्याम ध्वजा ले हाथ अर्ज सुन लेगो सांवरिया। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे खाटू धाम श्याम निशान ध्वजा लिए गाते चल रहे थे। गाड़ी पर श्याम प्रभु की रंग बिरंगी फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई थी। रथ से सुशील गाडोदिया, विजय, महर्षि पुरुषोत्तम मोहल्ले प्रसाद वितरण कर रहे थे। रास्ते भर श्याम भक्त प्रभु की आरती उतारकर प्रसाद वितरण कर रहे थे। मारवाड़ी समाज के मंत्री मनोज जाजोदिया, महेश चौधरी, नारायण खेमका, दीपक तोदी, मनीष लोहिया, दिलीप खेतान, मनीष गिनोलिया द्वारा प्रभु की आरती उतारी गई। यात्रा श्याम मंदिर लगता है वाराणसी इसमें मंदिर के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जा रहे हैं, यात्रा लेके बाबा का हुकुम बनारस क्या है। बनारस में यहाँ से चौक भगोलिया नागिन लौरा भी होते हुए कैंटीन स्टेशन तक जाएगी। मलघर एक्सप्रेस के लिए हम लोग जो है प्रस्थान करेंगे। नमो घाट पर नमामि गंगे के साथ भारतीय वन विभाग के सेवानिवृत्त 20 अधिकारियों ने सपरिवार मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया। बुधवार को नमो घाट का अलौकिक परिसर गंगा निर्मलीकरण के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। भारतीय वन विभाग से सेवानिवृत्त 20 अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने एक स्वर में मां गंगा की स्वच्छता से जुड़ने का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में सर्वप्रथम सभी ने नमो घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। काशी भ्रमण के लिए नमो घाट पर पहुंचे वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने घाट पर उपस्थित सैकड़ों नागरिकों के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। राष्ट्रीय नदी गंगा की निर्मलता के लिए राष्ट्रध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर लोगों को जागरूक भी किया। नमो घाट के गंगा तट की सफाई की। गंगा तट पर बिखरे पॉलिथीन एवं अन्य निर्माल्य को समेटकर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा की स्वच्छता से जुड़ने और जोड़ने की कड़ी में भारतीय वन सेवा से निवृत्त अधिकारियों द्वारा स्वच्छता की अलग जगाना एक महत्वपूर्ण अवसर है। सनातनी संस्कृति की संवाहिका गंगा की स्वच्छता के लिए जनभागीदारी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर भारतीय वन सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक व भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट सदस्य के रूप में नामित कमलेश कुमार पांडे, आर.के. सिंह, A.N. सिंह, जगताप जी एवं वाराणसी और लखनऊ में भारतीय वन सेवा के विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके अधिकारी और उनके पारिवारिक लोग उपस्थित रहे। हमने यहाँ नमो घाट पर इनके साथ मिलकर एक स्वच्छता का आयोजन करते हुए लोगों को जागरूक भी किया है और स्वयं भी जागरूक हुए हैं। माँ गंगा का तट जो हमारा है, गंगा हमारी है और इनके घाट भी हमारे हैं। इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। यह संदेश सबका साथ हो, गंगा साफ हो। आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। हम सब ने मिलकर यहाँ आत्मसात किया है क्योंकि गंगा हमारी आस्था भी है, आजीविका भी है। हमारी पेयजल, सिंचाई, तीर्थाटन, अनेकों आवश्यकताओं की गंगा मैया पूर्ति कर सकती है। तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम गंगा तट पर आएं तो स्वच्छता बनाए रखें। रमजान के तीसरे दिन बाबू मियां तकिया पर मंगलवार को मरहूम जावेद खां के पुत्रगणों द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। पवित्र माह रमजान के तीसरे दिन बाबू मियां तकिया पर मंगलवार को मरहूम जावेद खां के पुत्रगणों द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। सायं 6 बजे अजान होने के बाद आए हुए रोजेदारों ने खजूर एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों खाकर रोजा खोला। इसके बाद मगरिब की नमाज मौलाना स्वालेह ने अदा कराई। 4 दिनों से चल रहे तराबी का आज समापन हुआ। इस अवसर पर मानू खान ने बताया कि 25 वर्षों से हमारे पिता मरहूम जावेद खां उर्फ बाबा खान ने इस आयोजन की शुरुआत की थी, जिसे हम परिजन बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आयोजन मुल्क में तरक्की और देश के विकास हेतु किया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से सानू खां, मानू खां, अल्लाह रखा खां, करीम खां, बिलाल खां सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में अभिषेक कुमार पांडे द्वारा मनोहारी गायन की प्रस्तुति की गई। मंगलवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के गायक अभिषेक कुमार पांडे द्वारा शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम राग यमन में शास्त्रीय गायन विधा का अनुसरण करते हुए बड़ा ख्याल गायन की प्रस्तुति हुई। उसके पश्चात राग यमन पर ही निबद्ध तराना गायन की प्रस्तुति हुई तथा इसके उपरांत श्री कृष्ण जी के भजन से कलाकारों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम की चौथी तथा अंतिम प्रस्तुति में गायक ने मराठी नाट्य संगीत गायन की प्रस्तुति से कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर विजय शंकर मिश्रा तथा हारमोनियम पर अश्विनी कुमार ने कुशल सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति सदस्य अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम का संयोजन अंशुमान महाराज ने किया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।